हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानने से पहले आप ये जानिए कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आईएएस के सिलेबस में आपको दो जगह पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा मेंस में, एक पूछा जाएगा प्री के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब ये दोनों फॉर्म में इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पॉलिटी मतलब जो राजनीति शास्त्र है उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम चालू कर रहे हैं। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले प्रारंभ करना पड़ता है रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब अंग्रेजों के समय में जो पहला एक्ट था, इस एक्ट को बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो सबसे पहले उनका प्रारंभिक उद्देश्य एक प्रकार से व्यापार करना था। मतलब प्रारंभ में अंग्रेजों का पूरा पहला और क्लियर कॉन्सेप्ट था कि वो केवल व्यापार करेंगे। लेकिन जैसे जैसे भारत में आने के बाद परिस्थितियां बदली या उनको वातावरण वैसा मिला तो धीरे धीरे चीजों में बदलाव आया। उनने सबसे पहला एक एक्ट लाया जिसको बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट दो तरीके से काम करता है, एक तो करता है कंपनी के लिए और एक काम करता है ब्रिटिश संसद के लिए। ब्रिटिश संसद उस टाइम यहाँ पर जो संसद में जो पीएम थे, पीएम का नाम था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा सर्वप्रथम इसको ब्रिटिश संसद में पास किया गया और एक एक्ट बनाया गया कि किस तरीके से हम भारत में कंपनी के ऊपर एक तरीके से रेगुलेट कर सके, इनडायरेक्ट तरीके से। इसलिए इसको बोला जाता है एक प्रकार से रेगुलेटिंग और एक्ट। अगर भारत में कोई बना है उसको अधिनियम बोला जाता है और अगर बाहर से बनकर आया है ब्रिटेन से तो उसको एक्ट बोला जाता है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई, यस या नो? अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन कराना चाहूंगा कि हम जो पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया जो एक्ट था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश संसद में जो उस टाइम के पीएम थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा पेश किया गया था। ये जो लॉर्ड नॉर्थ है ये ब्रिटिश संसद के पीएम थे और वहां से इसको रेगुलेट किया गया था, इसीलिए इसको एक्ट कहा जाता है। अगर ये भारत में होता तो ये अधिनियम होता। और ये दो तरीके से, एक तो कंपनी को भी रेगुलेट करना चाह रही थी और ब्रिटिश से काफी सारे लोग और भी आए थे, तो एक प्रकार से ये रेगुलेट करना चाह रही है भारत में हर तरीके से चीजों को। अब हम इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में गौर से देखिएगा। रेगुलेट एक्ट के बारे में जानने से पहले आप ये समझिए कि कोई भी चीज रेगुलेट क्यों किया जाता है। आप भी अगर सोचेंगे तो उसको व्यवस्थित करने के लिए। अगर वो चीज व्यवस्थित है तो हमको रेगुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर सुव्यवस्थित और अच्छे से करना है तो उसको किसी भी एक रेगुलेट एक्ट के तहत लाना पड़ेगा। मतलब कोई ना कोई ऐसा अधिनियम होना चाहिए, कोई ना कोई एक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई कानून होना चाहिए, कोई ना कोई संविधान की धारा होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें हम बात कर रहे हैं एक्ट को लेके। तो एक्ट में हम आ रहे हैं सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि में। तो आप देखेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये कहा था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कहाँ द्वारा? ब्रिटिश संसद द्वारा। ये पहला महत्वपूर्ण एक्ट था क्योंकि इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में शासन और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। किसने किया था बच्चों? यहाँ देखिए गौर से, ब्रिटिश सरकार ने। हमने बात की थी कि कहाँ पेश हुआ था? लॉर्ड नॉर्थ द्वारा ब्रिटेन में ही। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही शासन और प्रशासन पर प्रत्यक्ष रूप से क्या करना था? नियंत्रण स्थापित करना था। एक प्रकार से नियमित और नियंत्रित करने वाला था। नियमित और नियंत्रित करने वाला यह अधिनियम था जो कि ब्रिटिश संसद में पास हुआ। इसके बाद हम आगे देखते हैं, कंपनी जो है जब आर्थिक संकट और प्रशासनिक अवस्था, भ्रष्टाचार, अधिकारी के द्वारा निजी लाभ कमाने और समस्याओं से जूझ रही थी। बंगाल के में अकाल और खराब प्रशासन के कारण कंपनी की स्थिति कमजोर भी हो गई थी। अगर आप देखेंगे तो इस टाइम में ये परिस्थितियां थी कि ये एक्ट अगर नहीं लाते तो ये सब कमियां चल रही थी, जिस कारण इस एक्ट को लाना जरूरी भी समझा गया। मतलब दो कारण हुए, एक तो ये और दूसरा ये। इसके अलावा अगर हम तीसरे कारण देखते हैं प्रमुख प्रावधान में, तो इसमें क्या किया गया था, इसके प्रावधान को हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले ये किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है, इसका गवर्नर बंगाल का गवर्नर, तो उस गवर्नर को जनरल बनाया गया था। मतलब जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मतलब बंगाल के गवर्नर का एक नया पद स्थापित किया गया था बच्चों। क्या किया गया था?
एक नया पद स्थापित किया गया था। इसी पद को बदलकर, गवर्नर के पद को बदल के इनने नाम रख दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब अलग अलग प्रेसिडेंसियां थी, एक प्रेसिडेंसिया थी मद्रास, एक थी मुंबई, मुंबई जिसको पहले बोला जाता है मुंबई, और तीसरी थी बंगाल। तो सभी के पास अपनी अपनी प्रेसिडेंसियां थी और सभी के पास अपने अपने गवर्नर थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बच्चों इन्होंने क्या किया, इस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, जनरल गवर्नर बना दिया। इससे क्या हुआ, एक नया पद भी मिल गया और एक शक्ति का केंद्रीकरण भी हुआ। जब ये अलग अलग थे तो सबके अपने अपने पास स्वतंत्र शक्तियां थी। जैसे ही पद बनता है गवर्नर जनरल तो इनका एक प्रमुख बनने का कारण हो गया। इसके आगे हम देखते हैं, देखिए मद्रास और बंबई पर नियंत्रण स्थापित हो गया। देखिए आपने कि मद्रास और बंबई पे किस तरीके से गवर्नर जनरल का अधिकार हो गया, क्योंकि पहले सब जगह गवर्नर थे, अब एक पद बन गया गवर्नर जनरल जो प्रमुख हो गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को युद्ध और संधि के मामलों में मद्रास मुंबई की प्रेसिडेंसियों पर कुछ हद तक नियंत्रण दिया गया। मतलब कि पहले स्वतंत्र रूप से युद्ध कर लेते थे, अब ये स्वतंत्र रूप से नहीं करेंगे, गवर्नर जनरल से इनको परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन के बाद ही ये अपना कोई भी एक्शन ले पाएंगे, अन्यथा ऐसा कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। मतलब 1774 में बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1774 में कलकत्ता में। इनका एक नाम भी है विलियम फोर्ड करके कोर्ट जगह है, वहां पे इसकी स्थापना की गई। और इसमें एक प्रमुख न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे बच्चों, जिसका पहला न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्पे और अन्य मुख्य न्यायाधीश तो ये थे। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे हम और पढ़ते हैं, देखते हैं। कंपनी के अधिकारिक पर नियंत्रण, अधिकारियों पर नियंत्रण। कंपनी के अधिकारियों को भारतीय से उपहार, मतलब कोई भी तरीके से अब नियंत्रण करने के लिए उपहार को भी बंद करना पड़ा और कोई भी रिश्वत को भी बंद करना पड़ा और कोई भी तरीके से गिफ्ट कोई भी चीज नहीं ले पाएगा कंपनी का कोई भी व्यक्ति, जो प्राइवेट तरीके से ले रहे थे अभी तक। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया इस एक्ट के बाद। कैसे बढ़ा देखते हैं। प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ती थी। मतलब जो इसमें कंपनी के भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा। इसमें एक हम बात करना चाहेंगे अभी आगे चल के, तो इसमें एक बोर्ड बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सीधे जो है ब्रिटिश सरकार को ये रिपोर्ट देती थी और इसको कंपनी को रिपोर्ट देना जरूरी होता था। 2 चीज यहाँ होती थी, कंपनी अपने कार्य करती थी और ये अपने कार्य करती थी। आगे देखते हैं हम इसका महत्व क्या है। इससे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश संसद में नियंत्रण के अधीन लाने की शुरुआत की। मतलब इस एक्ट ने पहली बार ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में, इसका मतलब क्या है आप समझ पा रहे हैं। मतलब कंपनी अपनी अलग काम कर रही थी, लेकिन कंपनी अपना व्यापार कार्य कर रही थी और उसके साथ साथ अब जो निर्णय लेना है, कोई भी चीज करना है, युद्ध करना है, तो उसको लेके अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण इसमें बढ़ते जा रहा था। केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम था। पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से केंद्रीकरण सरकार की नींव रखी गई। ठीक, अब इसी क्या कमियां थी, थोड़ा कमियां देखते हैं। तो कमियों में हम देखते हैं, तो कमियां है गवर्नर जनरल जो है, थोड़ा सा आप इसको देखेंगे, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच मतभेद होते थे। मतलब जो गवर्नर जनरल था और उसके जो परिषद में बच्चों 4 सदस्य होते थे, ये 4 सदस्य और गवर्नर जनरल 1। तो ये वीटो का पावर इसके पास नहीं था, इनकी शक्तियां आपसे टकराती थी, ये निर्णय देते थे तो इसको रोक दिया जाता था, ये अपने वीटो का उपयोग नहीं कर सकता था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के अधिकारियों की स्पष्ट सीमा नहीं थी। इसका मतलब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट बना तो कंपनी के व्यक्ति और अन्य अधिकारियों के लिए क्या कानून रहेंगे, कैसा कानून रहेगा, क्या उसका न्यायिक निर्णय रहेगा, ये स्पष्ट नहीं हो पाया था। इसके बाद मद्रास और बंबई पर बंगाल का नियंत्रण पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं था।
कि किस चीज को लेकर गवर्नर जनरल अपना अधिकार क्षेत्र जमाएंगे और किस चीज को लेकर गवर्नर अपने कार्य क्षेत्र पे काम करेंगे। ये दो चीज अस्पष्ट थी। कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, इसका एक कारण था, कुछ कमियां थी इसकी, वो भी हमने देखा है। और आगे हम देखते हैं कि इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हमने आगे देखा है 1784 का फिट इंडिया एक्ट, जो हम बाद में देखेंगे। कुछ यूपीएससी की एक लाइन है, इसको देखिए, फिर एक बार हम इसको डिस्कस करेंगे। गौर से देखिए। हाँ, इसको देखिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के व्यापारिक संगठन से एक नियंत्रित प्रशासनिक संस्था में परिवर्तन तथा भारत में ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत का प्रथम संवैधानिक प्रयास था। विवेचना कीजिए। इसको आपको 200 वर्डों में लिखकर देना है। मैं इसको एक बार शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, वापस आप आइए और देखिए, बेहतर तरीके से हम इसको समझते हैं। एक बार ऊपर से नीचे तक आप एक बार देख लीजिए। हम वापस जा रहे हैं अपने रेगुलेटिंग एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट को समझने के लिए हम अपने मेन बोर्ड पे जा रहे हैं। मेन बोर्ड से अब हम देखेंगे कुछ विशेष रूप से चीजों को। हाँ, इसमें हम देख रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम क्या देख रहे हैं बच्चों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम देखने जा रहे हैं। 1773 का रेगुलेटिंग 1700 हम देख रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए इसको एक बार देखते हैं, गौर से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सबसे पहला देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है लॉर्ड नॉर्थ द्वारा ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। कहां पे किया गया था? ब्रिटिश संसद। आप ब्रिटिश संसद जानते हैं, ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में है और वहां के उस टाइम जो पीएम थे, इनका पीएम का जो नाम था वो था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ लॉर्ड नॉर्थ ने ब्रिटिश संसद में क्या पेश किया बच्चों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था एक तो नियंत्रित करना, क्या बच्चों? नियंत्रित करना, और दूसरा था नियमित करना। क्या बच्चों? नियमित करना। नियमित करना और नियंत्रित करना रेगुलेटिंग एक्ट का पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि इससे एक नया पद का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पहला बनता है, बंगाल का गवर्नर। वो बनाया गया नया पद के साथ, एक नया पद मिला, पद का नाम क्या मिला? बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले 3 प्रेसिडेंसियां थी। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? तीनों प्रेसिडेंसी के नाम थे अलग अलग, मद्रास, बंबई और बंगाल। अब बंगाल के उसको हमने दे दिया गवर्नर जनरल, अभी हो गया प्रमुख, इस पद का नाम मिल गया गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल बच्चों बंगाल का बना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन बना बच्चों? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये पहला गवर्नर था जो लगभग बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। इसके बाद हमने देखा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है 1774 में बच्चों। 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। विलियम फोर्ट में इसका स्थापना होती है। विलियम फोर्ट एक जगह है जो कि कलकत्ता में है और कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बनता है। सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 3 होते हैं अन्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश।
अन्य न्यायाधीश बच्चों 3 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है, इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। पहले जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। और हम वापस आते हैं तो गवर्नर जनरल के सलाह के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया था बच्चों। पद के साथ साथ परिषद का भी गठन किया गया था। परिषद के लिए 4 सदस्य थे, मतलब गवर्नर जनरल 1 और उसके कार्यकारिणी सदस्य जो परिषद होंगे उसमें 4, ऐसे 4 ये बने थे। हमको नया पद भी मिल गया। इसके अलावा इसमें कहा गया था कि कोई भी कंपनी का आदमी, कंपनी का अधिकारी या आदमी किसी भी तरह से ना तो रिश्वत लेगा और ना ही गिफ्ट लेगा और ना ही व्यक्तिगत व्यापार करेगा। व्यापार करने से प्रतिबंध कर दिया गया व्यक्तिगत रूप से। और लगभग सभी तरीके से ये चीज़ों को हमने समझा है। इसके बाद इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम बाद में देखेंगे जब हम इसके सुधार प्रक्रिया में आएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें की कमियां थी। इसको दूर करने के लिए आगे चल के 1781 और 1784 का पिट इंडिया एक्ट आता है, जिसको हम आगे देखेंगे। अभी उसमें हम समझ पाएंगे क्या क्या कमियां थी, उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया गया था।